India is the dumbest IPO market that ever existed in the history of IPO markets. तो इस वीडियो को इमोशनल रीज़न से मत देखिएगा और ना ही इमोशनल रीज़न से बंद कर दीजिएगा। तो शंकर शर्मा जी एक हार्ड हिटिंग पर्सन हैं, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हैं, लेकिन उनकी बात में दम होता है। तो यहाँ पे हम शंकर शर्मा जी की बात नहीं करने आए हैं, हम यहाँ पे लेंसकार्ट के आईपीओ की बात करने आए हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको समझ आएगा कि लेंसकार्ट का आईपीओ आपके लिए बढ़िया है या नहीं है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट जी का आईपीओस के बारे में क्या ओपिनियन है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम आईपीओस के डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि आईपीओ में शेयर्स उनको सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आईपीओ में कंपनी के फाउंडर्स, प्रमोटर्स और अर्ली इन्वेस्टर्स निकलने की तैयारी करते हैं। वो अपने शेयर्स बेच रहे होते हैं और एक बहुत ही बढ़िया अच्छी वैल्यूएशंस पे बेच रहे होते हैं, मतलब कि ओवर प्राइस्ड वैल्यूएशन पे। तो इसका मतलब समझे आप कि वो लोग बेच रहे हैं और आप खरीद रहे हैं। दे आर सेलिंग एंड यू आर बाइंग। और जब सेलर स्मार्ट होता है और इन्वेस्टर ग्रीडी होता है तो उसका एंड रिजल्ट तो क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि आपको शेयर्स ओवर प्राइस्ड मिलते हैं, हाई वैल्यूएशन पे मिलते हैं। और अब जरा देखिए, नाइका का आईपीओ आया था और इसकी पीई आज की डेट में 890 है। तो 890 तो आज की डेट में है, सोचिए जरा कि आईपीओ में क्या हुआ होगा। और इटर्नल जोमेटो, तो इसकी तो बात ही नहीं करनी चाहिए, इसका पीई आज की डेट में है 1632। और पिरामल को देखिए, इसका पीई है 307। तो इतनी हाई वैल्यूएशन पे, इतनी बड़ी पीई पे कोई स्टॉक क्यों लेना चाहिए। और इटर्नल के लिए तो मैंने अपने YouTube चैनल पे एक पोस्ट भी डाली थी कुछ समय पहले, जिसमें मैंने पूछा था, वुड यू बाई ए स्टॉक एट दैट वैल्यूएशन? आई वुडंट। The way the game works is that you somehow get an IPO done at a valuation which cannot be justified at under any metric. तो अगर आप PE प्राइस टू अर्निंग के बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप मेरा एक वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं जिसमें मैंने PE को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप मेरे YouTube चैनल पे जा सकते हैं, यहाँ पे फ्राइडेज़ फंडा करके एक प्लेलिस्ट है, तो इसमें मैंने एक सीरीज़ बनाई थी जिसमें मैंने PE के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इसके पहले वीडियो का लिंक मैं ऊपर छोड़ देता हूँ और बाकी वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आईपीओ में इन्वेस्ट ना करने का दूसरा रीज़न है फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो इन्वेस्टर्स को लगता है सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं क्यों पीछे छूट जाऊँ, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही ट्रेन है, एक ट्रेन जाएगी दूसरी ट्रेन आएगी। आप फोमो का शिकार मत बनिए। और तीसरा रीज़न आईपीओज में ना इन्वेस्ट करने का है कि स्टडीज़ बताती हैं, स्टैट्स बताते हैं कि मोस्ट ऑफ द आईपीओज 1 से 2 साल तक कुछ भी नहीं करते हैं। 1 से 2 साल के बाद शायद कुछ परफॉर्मेंस देना शुरू कर दें। तो पहले के 1-2 साल में तो हाइप ही रहती है और 1-2 साल के बाद रियलिटी शुरू होती है। ये देखिए पीबी फिनटेक को, 2022 की लिस्टिंग है और 2023 तक इसने क्या किया, करीब करीब 75% टॉप से डाउन हो गया था और उसके बाद ही ऊपर चढ़ना शुरू किया। तो नाइका को देखिए, नाइका में तो अभी भी पूरी रिकवरी नहीं आई है, लेकिन ये टॉप से करीब करीब 74% नीचे गिर चुका था। और पेटीएम को देखिए, इसने तो इन्वेस्टर्स के वारे न्यारे कर दिए। ये टॉप से करीब करीब 85% नीचे गिर चुका था। लिस्टिंग के इमीडिएटली बाद ये बस नीचे ही गिरना शुरू हुआ और कुछ नहीं किया इसने। अब ये तो कुछ एग्जाम्पल थे जहाँ पे कुछ रिकवरी आ गई है और पीबी फिनटेक ने तो अच्छी रिकवरी दी है, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं जिनमें अभी तक रिकवरी ही नहीं आई है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में तो आपको पता ही होगा, बहुत ही ओवर हाइप्ड आईपीओ था। तो ये टॉप से करीब करीब 57% नीचे गिर गया था, लेकिन अभी रिकवरी आई नहीं है। या फिर फर्स्ट ट्राई को देख लीजिए, ये टॉप से करीब करीब 60% नीचे गिर गया था। और कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है, जरा ओला इलेक्ट्रिकल को देखिए,
ये सबसे ज़्यादा ओवर हाइप्ड IPO था। ये टॉप से करीब करीब 75% नीचे गिर चुका है। अभी लग तो नहीं रहा कि रिकवरी आई है, लेकिन हो सकता है कि रिकवरी आ जाए, क्योंकि हमने देखा है जब स्टॉक्स 75%, 80%, 85% नीचे गिर जाते हैं तो रिकवरी आ जाती है। तो हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी रिकवरी आनी शुरू हो जाए, लेकिन यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ओला इलेक्ट्रिक को बाई कर लीजिएगा। हम तो यहाँ पे IPOs की बात कर रहे हैं कि IPOs के ट्रेंड्स कैसे रहते हैं। और चौथा सबसे बड़ा रीज़न है IPOs में इन्वेस्ट ना करने का, क्योंकि IPO के बाद प्रमोटर्स का, फाउंडर्स का कुछ लॉक इन पीरियड होता है, और जब वो लॉक इन पीरियड समाप्त हो जाता है तो उसके बाद सेलिंग प्रेशर बढ़ जाता है। और पांचवा सबसे बड़ा रीज़न है IPOs में इन्वेस्ट ना करने का, मीडिया हाइप। तो जब आप टीवी देखते हैं, यूट्यूब पे चैनल्स को देखते हैं जो बोल रहे होते हैं और चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि ये वाला IPO सबसे बढ़िया है, ये वाली कंपनी सबसे अच्छी है, इसमें तो आप इन्वेस्टमेंट मिस मत करिएगा। वो सब मीडिया हाइप होती है, मार्केटिंग होती है, सेलिंग होती है, और उसके अलावा कुछ नहीं होता। वो एजुकेशन बिल्कुल नहीं होती है। और अगर आप समझना चाहते हैं कि IPOs में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो मेरा एक बड़ा अच्छा कोर्स है, तो आप इसको देख के 1 से 2 साल पुरानी IPO वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे कोर्स को देखिए, लीजिए, सीखिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो रोज़ रात को मैं लाइव करता हूँ, लाइव सेशन करता हूँ यूट्यूब पे, तो आप वहाँ आइए और मुझसे पूछिए। तो इस कोर्स का लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो ये रिकॉर्डेड कोर्स है, मात्र 2100 रुपये में आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आप लाइव कोर्स अटेंड करना चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो उसकी डेट्स मैं बता दूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर भी यहाँ पे उपलब्ध है, नीचे जाएंगे तो आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन सब बुरा नहीं है, IPO में इन्वेस्ट करने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है लिस्टिंग गेन्स। तो आप इन्वेस्ट करिए, लिस्टिंग गेन लेके निकल जाइए, चाहे वो जितना भी हो, 10%, 20%, 50%, जितना भी हो वो लेके निकल जाइए। और ऐसा आपको मोस्टली IPOs में मिल जाता है। लेकिन ये मत समझिएगा कि उसकी वजह से आप एक बड़ी पूंजी बना लेंगे, क्योंकि IPOs ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाया तो हो सकता है कि आपको सब्सक्रिप्शन भी ना मिले, और अगर आपको सब्सक्रिप्शन मिल भी जाती है 10,000 रुपये की, 15,000 रुपये की, और उसके ऊपर आपको 20-30% का गेन भी मिल जाता है, प्रॉफिट भी मिल जाता है, तो एक बड़ी छोटी सी अमाउंट होगी वो। तो इसलिए ये मत समझिएगा कि IPO में इन्वेस्ट करके आप बहुत बड़े वेल्दी रिच बन जाएंगे। तो अगर मैं दूसरे एडवांटेज की बात करूं तो कुछ IPOs अच्छे भी होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कुछ सालों में डीमार्ट ने इन्वेस्टर्स को बड़ा अच्छा रिटर्न दिया है, या फिर IRCTC ने भी अच्छा रिटर्न दिया है। और तीसरा सबसे बड़ा एडवांटेज IPOs में इन्वेस्ट करने का है कि आपको रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस मिल जाता है, जिसमें कंपनी की पूरी डिटेल्स होती हैं। ट्रांसपेरेंटली वो सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने पिछले साल में क्या काम किया, क्या नंबर्स हैं, क्या रिस्क्स हैं, क्या कंपटीशन है, सब कुछ आपको पता लगता है। तो आप उसको पढ़ के देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आगे आने वाले समय में ये कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी। लेकिन आप ये बताइए कि आप कभी रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को देखते हैं या सिर्फ टीवी में सुन के ही इन्वेस्ट कर देते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अंत में मैं यही कहूँगा, IPOs एक मूवी के ट्रेलर की तरह होते हैं। ट्रेलर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप मूवी देखने जाते हैं तो बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है, और वहाँ पे आपको रियलिटी हिट करती है। तो IPOs को सिर्फ उसी तरह लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लीजिएगा। तो ये सब समझने के बाद अब ये बात कर लेते हैं कि लेंसकार्ट का IPO लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ये तो आपके ऊपर है। अगर आप लिस्टिंग गेन्स देख रहे हैं तो लेंसकार्ट के IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में लेंसकार्ट एक आपको बहुत ही अच्छी रिटर्न दे जाएगा, तो उसकी संभावना बहुत ही कम है, न्यूनतम है। तो स्टॉक मार्केट प्रोबेबिलिटी का गेम होता है, संभावनाओं का गेम होता है। अगर संभावना कम है तो उसमें आप काम मत करिए, अगर प्रोबेबिलिटी अच्छी है, संभावना अच्छी है, तो उसमें ज़रूर काम करिए। तो मुझे बताइए कि आप लेंसकार्ट के IPO में इन्वेस्ट करेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रुको जरा, सब्र करो। तो चलिए देख लेते हैं कि बाकी बड़े इन्वेस्टर्स का IPOs के बारे में क्या ओपिनियन है। वॉरेन बफेट जी का क्या ओपिनियन है, चार्ली मुंगर का क्या ओपिनियन है, बेंजामिन ग्राहम का क्या ओपिनियन है,
और इंडियन इन्वेस्टर्स का क्या ओपिनियन है, संजय बख्शी जी का क्या ओपिनियन है, पराग पारिक जी का क्या ओपिनियन है। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लेंसकार्ट के आईपीओ के बारे में क्या सोचते हैं और क्या करने वाले हैं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्ते और धन्यवाद।